हेलो एवरीवन, मैं हूं रविकांत वर्मा और स्वागत है आप सभी का जेई सेंटर में। और महाट्रांस का एग्ज़ाम आपके पास यहाँ पर आपके सामने है और पीएमसी का एग्ज़ाम आने वाला है मार्च में। एमजीपी का एग्ज़ाम भी कुछ दिनों में होगा ही और अभी नासिक की डेट आपके सामने है। इज़ दैट क्लियर? हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेके यहाँ पर हम उनको कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कवर हो भी जाएंगे। नाउ अभी आज मैं आपके सामने यहाँ पर हूँ पार्ट 1 के ही इरिगेशन को लेके आपके पास यहाँ पर सामने यहाँ पर आ रहा हूँ। नाउ इरिगेशन एंड हाइड्रो आपके पास हेडिंग डली हुई है। फर्स्ट वी विल कवर द इरिगेशन। क्वेश्चनल टाइप ऐसे है कि आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए, आपका सारा रिवीजन हो जाए, ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प वहाँ पर मिल सके, आप नंबर ले आएँ और आपका सिलेक्शन लें। इतना ही टोटल मिला के टारगेट है और इसी विजन के साथ जेई सेंटर को शुरुआत किया है। धीरे धीरे आपके पास वहाँ पर चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। अभी आपके पास मैराथन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के थ्रू कुछ इन एग्जाम्स को कोशिश करिए कवर करने की। आने वाले जो भी 3 से 4 से 5 महीने बाद जो एग्जाम होंगे उसमें 100% आपके पास वहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट अपन यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है ना? आपके पास यहाँ पर इरिगेशन इंजीनियरिंग है। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा है कि एक इरिगेशन प्रोजेक्ट को आप किसी को भी मेजर प्रोजेक्ट कब बोलते हैं? जब सीसीए आपके पास वहाँ पर किससे ज़्यादा हो। तो मेरे दोस्तों, 3 सीसीए के अकॉर्डिंग 3 टाइप के प्रोजेक्ट बनते हैं। पहला आपके पास यहाँ पर अगर सीसीए 2000 हेक्टेयर से कम है तब हम उसको यहाँ पर बोलते हैं माइनर। अगर 2000 से आपके पास यहाँ पर 5000 हेक्टेयर है तब हम उसको यहाँ पर बोलते हैं मीडियम। और अगर आपके पास यहाँ पर जो हमारे 2000 से 2000 से अगर आपके पास यहाँ पर 10,000 है तब हम इसको बोलते हैं मीडियम। और अगर 10,000 से आपके पास ज़्यादा है तब हम उसको नाम देते हैं यहाँ पर मेजर। और इसमें आपके पास यहाँ पर हमको मिलता है राइट ऑप्शन, हमारे पास डी होता है। नाउ जब आप सीसीए को पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहला टर्म इस टॉपिक में मिलता है जीसीए। ये टोटल एरिया है जो किसी भी इरिगेशन बाउंड्री में आपके पास वहां पर आ रहा होगा। दूसरा आपके पास यहाँ पर कि हम यहाँ पर बात करें सीसीए, दूसरा होगा आपके पास यहाँ जीसीए के बाद सीसीए। 75 to 80% ऑफ जीसीए जो होता है वो सीसीए में काउंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर हमको देखने को मिलता है क्या? नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। जो भी टोटल एरिया आपके पास यहाँ पर है उसका कितना हिस्सा आप साल भर में इरिगेट करते हो उसको आप बोलते हो इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। एंड यस, इरिगेशन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कैन बी ग्रेटर देन 100%। ये 100% से ज़्यादा वहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैपेसिटी फैक्टर और आता है हमारे पास टाइम फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर होता है एवरेज सप्लाई डिस्चार्ज डिवाइड में आपके पास डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ द कैनल। और टाइम फैक्टर हमारे पास होता है कि एक्चुअल ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ द कैनल डिवाइड में बेस पीरियड ऑफ द कैनल। तो हमारा यहाँ पर मिलता है टाइम फैक्टर। जब भी आपको निकालना होगा किसी डिजाइन डिस्चार्ज को और क्वेश्चन में टाइम फैक्टर दिया होगा, आप टाइम फैक्टर से डिवाइड कर देना, वैल्यू बढ़ के निकल के आ जाएगी, बढ़ के निकल के आ गई वैल्यू हमारी आंसर होगी। इन द केस ऑफ absence ऑफ एनी डेटा वी विल टेक सीसीए इज 78 to 80 70 70 से 80% ऑफ जीसीए आपके पास यहाँ पर हम लेंगे। इतनी कुल मिला के बात है और यहाँ पर सीसीए से क्वेश्चन पूछा था, राइट आंसर हमारे पास डी था। चलो नाउ नेक्स्ट, द बेस्ट मेथड ऑफ रिक्लेमिंग एल्कलाइन सॉइल। तो जब हम यहाँ पर इरिगेशन वाटर की क्वालिटीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें एक आता है सेडिमेंट प्रॉपर्टी, दूसरी आपके पास यहाँ पर सॉल्ट कंसंट्रेशन आता है, तीसरा आपके पास वहाँ पर सोडियम आयन कंसंट्रेशन आता है और इसके अलावा बाकी जो काम के नहीं है बोरोन और बाइकार्बोनेट के कंसंट्रेशन आते हैं। नाउ जब हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम आयन कंसंट्रेशन की, तो सोडियम आयन कंसंट्रेशन के केस में हम यहाँ पर नापते हैं SAR। और जब हम सॉल्ट कंटेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम नापते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपके पास 0 से 250, 250 से आपके पास यहाँ पर 750, 750 से आपके पास यहाँ पर 2250 और 2250 से ज़्यादा आपके पास यहाँ पर 4 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की यूनिट आपको मिलती हैं और यूनिट यहाँ पर होती है म्यू मो पर सेंटीमीटर। इसके बेसिस पे आप इसको बोलते हैं आपके पास यहाँ पे लो सैलाइन वाटर, आप इसको यहाँ पर बोलते हैं मीडियम सैलाइन वाटर, आपके पास आप इसको बोलते हैं हाई सैलाइन वाटर और आप इसको बोलते हैं वेरी हाई सैलाइन वाटर। सिमिलरली सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो है, वैल्यू है 0 से 10, दूसरी है आपके पास 10 से 18, तीसरी है 18 से 26 और चौथी आपके पास 26 से ज़्यादा। ये कहलाता है लो सोडियम वाटर, ये कहलाता है मीडियम सोडियम वाटर, ये होता है हाई सोडियम वाटर, ये कहलाता है वेरी हाई सोडियम वाटर। जब हम सोडियम को हटाने की बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या ऐड करते हैं? हम यहाँ पर पानी में आपके पास यहाँ पर पानी में जिप्सम यहाँ पर ऐड करते हैं। और जब हम यहाँ पर आपके पास सॉल्ट कंटेंट को हटाने की बात करते हैं तब हम यहाँ पर क्या करते हैं? सॉल्ट कंटेंट के केस में हम यहाँ पर लीचिंग का प्रोसेस करवाते हैं। किसका प्रोसेस करवाते हैं? आपके पास यहाँ पे लीचिंग का प्रोसेस आप यहाँ पर करवाते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि रिक्लेम करना है एल्कलाइन सॉइल को। एल्कलाइन सॉइल मतलब पीएच की वैल्यू कहीं ना कहीं ज्यादा होगी, तब प्रेजेंस आपके पास वहां पर दोनों का मिलेगा और दोनों का आपके पास वहां पर मिलेगा। इसीलिए जो बेस्ट आंसर हमारे पास है वो होगा द एडिशन ऑफ जिप्सम एंड लीचिंग। ये हमारे पास वहां पर आंसर हो जाएगा।
इज दैट क्लियर? ये आपके पास यहाँ पर आंसर क्या होगा, जिप्सम एंड लीचिंग हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर SAR का फॉर्मूला याद है कि नहीं है? SAR इज इक्वल टू होता है आपके पास सोडियम आयन का कंसंट्रेशन डिवाइड में अंडर रूट के अंदर कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन डिवाइड में 2, तो हमारे पास यहाँ पर SAR मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, इरिगेशन एफिशिएंसी 80% दी है, कन्वेयंस लॉस 20% दिए हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ वाटरिंग आपके पास यहाँ पर क्या दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड ऑफ द कैनल आउटलेट। जब भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट यू हैव टू डू, जो भी आपके पास यहाँ पे डेप्थ रिक्वायर्ड है फील्ड में, जो आपके पास यहाँ पे डेप्थ रिक्वायर्ड है आप हमेशा ऊपर लिखना, और जितनी भी एफिशिएंसीज हैं सबका मल्टीप्लिकेशन नीचे लिख देना, तो आपके पास यहाँ पर कौन सी डेप्थ आ जाएगी, डेप्थ सप्लाइड आपके पास निकल के यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको क्या चाहिए, डेप्थ सप्लाइड चाहिए थी। डेप्थ रिक्वायर्ड कितनी है फील्ड में, 16 चाहिए है। इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी है, 0.8 है। और आपके पास कन्वेयंस लॉस अगर 20% है तो एफिशिएंसी कितनी होगी, 0.8 होगी। आप यहाँ पर आप इसको करिए तो ये आपके पास 20 चला जाएगा, वापस डिवाइड करिए तो ये 25 आ जाएगा। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर 25 होगा। शॉर्टकट में केवल इतना याद रखिए कि डेप्थ रिक्वायर्ड लिखना है ऊपर, सारी एफिशिएंसी लिखनी है नीचे, और आपके पास सप्लाइड आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। इतनी कुल मिला के पिक्चर यहाँ पर होती है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा एफिशिएंसीज कितनी होती हैं, देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। कन्वेयंस एफिशिएंसी होता है, एप्लीकेशन होता है, यूज होता है, स्टोरेज होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी होता है। नाउ वॉल्यूम और डिस्चार्ज डाइवर्टेड फ्रॉम द कैनाल, डिलीवर्ड एट द फील्ड, डिवाइड में डाइवर्टेड फ्रॉम द कैनाल। फील्ड पे कितना पहुंचा, डिवाइड में कैनाल से कितना छोड़ा था, ये कहलाता है कन्वेयंस एफिशिएंसी। आपके पास यहाँ पर फील्ड में, आपके पास यहाँ पर फील्ड में रूट जोन में कितना पहुंचा, डिवाइड में आपके पास फील्ड में छोड़ा कितना था, वॉल्यूम डिलीवर्ड एट द फील्ड, ये कहलाती है एप्लीकेशन एफिशिएंसी। नाउ आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ पर आपके पास में यूज है, स्टोरेज है। स्टोरेज पहले देखो, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वाटर आपके पास इन द रूट जोन, ये हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके पास यहाँ पर दैट इज योर एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज। ठीक है, सो सॉरी आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम स्टोर्ड इन रूट जोन डिवाइड में वॉल्यूम रिक्वायर्ड इन रूट जोन जो होता है वो कहलाता है स्टोरेज। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड बाय द प्लांट डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड, इसका रेशियो कहलाता है आपके पास क्या, इसका रेशियो कहलाता है एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। और लास्ट आपके पास यहाँ पर आता है एफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। इसको हम बोलेंगे 1 माइनस स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, मल्टीप्लाई में आप 100 करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ईटा डी। तो एग्जाम में डेफिनेशन पार्ट पूछता है, यस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड डिवाइड में वॉल्यूम ऑफ वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम द कैनाल, volume of water stored in the root zone, volume of water delivered to the field, volume of the water beneficially used by the plant, volume of the water delivered to the field, volume of the water stored in the root zone divided by required in the root zone, 1 minus small d upon capital D. Capital D average depth of penetration, small d average of magnitude of deviation from average depth of penetration. Is that clear? Next, a crop required 900 mm of water for a base period of 120 days. द ड्यूटी विल बी इन हेक्टेयर पर क्यूबिक। अब देखो आपके पास यहाँ पर आप पढ़ते हैं कि डेल्टा का इक्वेशन होता है, डेल्टा का इक्वेशन आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है 8.64 बी आपके पास यहाँ पे डी, और जब पॉइंट यहाँ पर होता है तो ये आंसर आपका मीटर में आता है। तो अगर आप डेल्टा का वैल्यू मीटर में रख दें तो आपको ड्यूटी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू मीटर में रखना है तो ये हो जाएगा आपका 0.9 दैट इज इक्वल टू 8.64 इंटू बी इज योर 120 डिवाइड में आ गया डी, और यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 8.64 मल्टीप्लाई में 120 डिवाइड में 0.9। आप यहाँ से आपके पास में हटाएंगे, डबल जीरो आएगा, इसको हटाएंगे सिंगल जीरो जाएगा, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट होगा। 3 टे आपके पास यहाँ पे 3 12 3 9 आपके पास यहाँ से कैलकुलेट करिए तो ये जाएगा 6, आपके पास 2 आया, 24 आया, और आपके पास यहाँ पर 24 आया। 4 से मल्टीप्लाई करिए तो आया 2 3 35 5 3 8 3 11। आपके पास देखो यहाँ पर 11 52 आपके पास आंसर है क्या? यस बिल्कुल आंसर है। बेस पीरियड क्या होता है आपके पास यहाँ पर? क्रॉप पीरियड क्या होता है? बेस पीरियड होता है फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग। आपके पास क्रॉप पीरियड क्या होता है? इंस्टेंट ऑफ सोइंग टू इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर और कौन से आते हैं? हमारे पास यहाँ पर डेल्टा क्या है? टोटल वाटर, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाइड ड्यूरिंग द बेस पीरियड हमारा डेल्टा कहलाता है। और ड्यूटी क्या है कि 1 क्यूबिक का वाटर अगर कंटिन्यूसली सप्लाई किया जाए बी डेज के लिए तो जितना एरिया आप इरिगेट करेंगे इसको आप यहाँ पर नाम क्या देंगे? इसको आप नाम देते हैं ड्यूटी। तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? 1152 आपके पास यहाँ पर होगा। गॉट इट? चलो नाउ नेक्स्ट,
द मीडियम सिल्ट हुज एवरेज ग्रेन साइज इज 0.16 mm, सो लेसी सिल्ट फैक्टर इज लाइकली टू बी। लेसी सिल्ट फैक्टर आपके पास यहां पर देखो F इज इक्वल टू क्या होता है 1.76 अंडर डी एम एम। आपके पास G की वैल्यू आप mm में रखिए, ये हो जाएगा 1.76 अंडर रूट 0.16। तो आपके पास यहां पर आप इसको हटाइए, आपको 100 आएगा, बाहर से 4 नीचे से 10 बाहर आएगा, 1.76 इंटू 4 डिवाइड में आपके पास यहां पे 10 आएगा। ना यहां पर अगर हम करें तो 24 आ गया, आपके पास 2 28 30 आ गया, 3 आपके पास 7 आ गया, डिवाइड में 10 यहां पर जो 0.704 राइट आंसर आपके पास यहां पर आता है इतना। Now this is the part of Lacy theory. This is the part of Lacy theory. So in Lacy theory, you give velocity is equal to आपके पास यहाँ पर क्या आता है QF square upon 140 to the power 1/6। आपके पास एरिया निकालने के लिए तो कुछ नहीं करना है, आपके पास यहाँ पर Q upon V करना है। R के लिए आप बोलते हैं 5/2 इंटू आपके पास यहाँ पर V स्क्वायर बाई F आता है। R के अलावा हमारे पास यहाँ पर पेरीमीटर निकालने के लिए वैल्यू आता है 4.75 अंडर रूट क्यू, और स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला आता है F टू द पावर 5/3 डिवाइड में आता है 3340 इंटू Q टू द पावर 1/6। इतने कुछ फॉर्मूले हैं जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और लेसी में इकलौता फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो है आपके पास में क्या 0.55 इंटू वाई टू द पावर 0.64 C1 C2 की वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूले में आप याद रखते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास यहां पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं कहां से। इफ द डी इज द डेप्थ ऑफ अपस्ट्रीम पाइल द हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द लॉन्चिंग एप्रॉन, डायरेक्टली आपके पास रटने वाला क्वेश्चन है। लॉन्चिंग एप्रॉन का आपके पास यहां पर लेंथ कितना देते हैं 1.5d आपके पास यहां पर देते हैं। राइट आंसर आपके पास यहां पर हो जाएगा ए, दैट इज योर 1.5d। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास यहां पर नेक्स्ट टोटल फोर्स ड्यू टू वेव एक्शन ऑन अ ग्रेविटी डैम एक्ट एट अ हाइट ऑफ। जब तक आप इसका आंसर दीजिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं, मैं आपके पास यहां पर बताता हूं कि टोटल मिला के फोर्स जो आपको याद रखने हैं। आपके पास सबसे पहला वाटर प्रेशर है। वाटर प्रेशर अगर आप बोलेंगे और आपके पास यहां पर ये पानी भरा है तो रिजल्टेंट कहां पे लगेगा, आपको रिजल्टेंट कहां पे लगता है ये सभी का याद रखना है। वाटर प्रेशर में रिजल्टेंट लगता है h/3 पर। दूसरा आपके पास यहां पर कौन सा आता है, अर्थक्वेक वाले की हम यहां पर बात करें तो अर्थक्वेक के केस में यहाँ पे जो पानी भरा होता है उसकी प्रोफाइल आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके की यहाँ पर होती है पैराबोलिक, और जो रिजल्टेंट लगता है वो लगता है आपके पास में 4h/3 पाई पर। यहाँ पर आपके पास आपको ये लगता हुआ दिखाई देता है 4h/3 पाई पर। नाउ इतना हुआ। तीसरा आपके पास जब वेव प्रेशर की बात करते हैं, जब आप वेव प्रेशर की बात आपके पास यहाँ पर करते हैं तो वेव आपके पास कुछ ऐसे टकराती है। यहाँ पर हम एक फोर्स का ट्राइंगल आप एज्यूम करते हैं जिसका जो बेस हम लेते हैं वो लेते हैं 5/3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द वेव, और जो रिजल्टेंट लगता है ये आपके पास यहाँ पर फ्री वाटर सरफेस लेवल से 3/8 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द वेव पर लगता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास राइट आंसर क्या होगा 3/8 HW पर यहाँ पर होगा। इसके अलावा आप सिल्ट प्रेशर की बात करते हैं तो सिल्ट प्रेशर आपके पास यहाँ पर जो ये डैम की दीवार होगी यहाँ कहीं पर इकट्ठा होगा, इसका भी रिजल्टेंट आपके पास यहाँ पर h/3 पे लगेगा, h'/3 पे लगेगा, जहाँ पर h' आपके पास ये होता है। नाउ वर्टिकल एक्सेलरेशन के केस में जब वर्टिकल एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा तो याद रखना नेट वेट ऑफ द डैम बढ़ेगा, और जब वर्टिकल एक्सेलरेशन नीचे लगेगा तब नेट वेट ऑफ द डैम घटेगा। इस बात को आपको याद रखना है। इतनी आपके पास यहाँ पर ये सामने पिक्चर होती है। गॉट इट। और देखो यहाँ पर आपके पास में जब आपके पास यहाँ पर आप बोलेंगे रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड। कब रिवर ट्रेनिंग वर्क लगते हैं, आपने एक ब्रिज बनाया, अगर आपके पास नदी यहाँ पर पहले ऐसे बहती थी और कल का आपके पास यहाँ पर वो आपके पास यहाँ पर ऐसे बहने लगी, तब आपके पास यहाँ पर दिक्कत होती है। तो ये जो नदी का जिगजैग वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं मिएंडर, और जो नदी आपके पास ऐसा पोर्शन बनाती है उसको बोलते हैं मिएंडरिंग रिवर। सो आपको इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर क्या करवाना पड़ता है, आपको यहाँ पर रिवर ट्रेनिंग यहाँ पर करवाना पड़ता है। ये होती है रिवर ट्रेनिंग वर्क। इज दैट क्लियर? एक होती है आपके पास यहाँ पे एग्रीगेटिंग टाइप। एग्रीगेटिंग में आपके पास जो सिल्ट पार्टिकल है वो डिपॉजिट हो जाते हैं। डिग्रेडिंग में आपके पास वहां पर जो आपके पास आजू बाजू का उसका बैंक है वो इरोड होता है। तो दिस इज अबाउट इरोजन स्काउरिंग, दिस इज अबाउट सिल्टिंग, ये आपके पास में डिपोजिशन के बारे में, मिएंडरिंग जिगजैग पैटर्न के बारे में, और वहीं पर रिवर ट्रेनिंग वर्क आप करवाते हैं। रिवर ट्रेनिंग वर्क के आपके पास यहाँ पर रिवर ट्रेनिंग 3 टाइप की होती है। एक होती है हाई वाटर ट्रेनिंग, एक होती है आपके पास यहाँ पे लो वाटर ट्रेनिंग, एक होती है मीन वाटर ट्रेनिंग। मीन वाटर ट्रेनिंग को आप यहाँ पर ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट भी जानते हैं। मीन वाटर ट्रेनिंग को आपके पास आप यहाँ पे ट्रेनिंग फॉर सेडिमेंट भी जानते हैं। लो वाटर ट्रेनिंग को आप यहाँ पर ट्रेनिंग फॉर डेप्थ के नाम से जानते हैं, और हाई वाटर ट्रेनिंग को आप ट्रेनिंग फॉर डिस्चार्ज आप वहाँ पर बोलते हैं।
हाई वाटर ट्रेनिंग का एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पर लिवीज, हाई वाटर ट्रेनिंग का एग्जाम्पल है आपके पास यहाँ पर मार्जिनल बैंक, ये आपके पास हाई वाटर ट्रेनिंग के हैं। लो वाटर ट्रेनिंग का एग्जाम्पल होता है आपके पास ग्रेयॉन्स, हम जिसको बोलते हैं स्पर्स। इज दैट क्लियर? मीन वाटर ट्रेनिंग, ये दोनों स्ट्रक्चर सारे के सारे मीन में आपके पास आते हैं। नाउ ग्रेयॉन में भी 3 टाइप वहां पर पढ़ के जाइएगा। एक रिपेलिंग टाइप होता है, एक आपके पास रिपेलिंग जिसका जो पॉइंट करता है अपस्ट्रीम की तरफ, जो डाउन स्ट्रीम की तरफ पॉइंट करता है उसको आपके पास यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग बोलते हैं। और एक होता है आपके पास यहाँ पर पहला, एक होता है आपका रिपेलिंग, एक होता है आपका डिफ्लेक्टिंग, और एक होता है आपका वहां पर अट्रैक्टिंग। ठीक है ना? तो एक 90 डिग्री वाला आपके पास आपको देखने को मिलता है, तो उस चीज को वहां पर देख लीजिएगा। रिवर ट्रेनिंग वर्क में आपके पास इतने टोटल मिला के स्ट्रक्चर वहां पर आते हैं। नाउ नेक्स्ट, ब्लीक्स क्रीप थ्योरी में क्या बोला गया? उन्होंने बोला कि प्रोवाइडिंग अ कट ऑफ एट द डाउनस्ट्रीम एंड ऑफ द फ्लोर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू प्रिवेंट द पाइपिंग। नहीं, इन्होंने नहीं बोला था, ये तो आपके पास खोसला जी बोल के गए थे। इन्होंने ये बोला ही नहीं भाई कि डाउनस्ट्रीम एंड पर प्रोवाइड करवाना कंपलसरी है। हेड लॉस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द लेंथ, नहीं ये गलत बात है। इन्होंने बोला था कि हेड लॉस जो है वो प्रोपोर्शनल स्क्वायर नहीं, नॉर्मल लेंथ के आपके पास प्रोपोर्शनल स्क्वायर नहीं आएगा। नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल क्रीप, बिल्कुल राइट। इन्होंने जब क्रीप लेंथ को कंसीडर किया था तो इन्होंने हॉरिजॉन्टल जो काउंट किया था वही वर्टिकल काउंट किया था, जबकि लेंस जब इनके बाद आए थे तो उन्होंने बोला कि हॉरिजॉन्टल वाला इतना इफेक्टिव नहीं है, वर्टिकल वाला ज्यादा इफेक्टिव है, तो आप हॉरिजॉन्टल वाले को 1/3 का एक वेटेज दे दो, तो वेटेज फैक्टर दिया था, ये इनका राइट आंसर है। द अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक, गलत। इन्होंने यूनिफॉर्म बोला था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, ऐसा कुछ इन्होंने जिक्र नहीं किया था। तो ब्लीक्स क्रीप थ्योरी ने ये बोला था कि आप वहां पर किसी भी आपके पास स्ट्रक्चर के नीचे नंबर ऑफ शीट पाइल आप वहां पर दे दो, आप किसी भी स्ट्रक्चर के नीचे नंबर ऑफ शीट पाइल आपके पास वहां पर दे दो, और पानी जो फॉलो करेगा वो ऐसे फॉलो करता हुआ जाएगा। खोसला ने इस वाली बात को सीधे कैंसिल कर दिया था। खोसला जी बोले कि पानी जो है तो बाहर जाएगा, बाहर जाएगा। नाउ खोसला जी बोले कि डाउन स्ट्रीम एंड पर शीट पाइल वाल लगाना कंपलसरी है। इन्होंने ऐसा कुछ, ब्लीक्स जी ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला था। उन्होंने कि ब्लीक्स के हिसाब से जितना अंदर का फेस इंपॉर्टेंट है उतना बाहर का फेस इंपॉर्टेंट है। खोसला जी बोले नहीं, बाहर का फेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंदर का फेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास इन्होंने कहीं नहीं बोला ब्लीक्स ने कि एंड पे डाउन स्ट्रीम शीट पाइल दो। उन्होंने बोला क्योंकि अगर एंड पर शीट पाइल नहीं दोगे तो अकॉर्डिंग टू खोसला एग्जिट ग्रेडियंट इनफाइनाइट हो जाएगा, आपके पास वहां पर दिक्कत हो जाएगी। ये आपके पास यहाँ पर इसकी थ्योरी है जो आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट, which of the following statement is wrong? Seepage drains reduce the chance of water logging. आपके बाद दूसरा, the water table generally follows the ground surface above it with a few expectation. आपके पास एक्सेप्शन होगा। At the water table hydrostatic pressure is 0. वाटर लॉगिंग मेक्स द लैंड मोर प्रोडक्टिव। सबसे ज़्यादा गलत कौन सा है? सारे के सारे आपके पास वहाँ पे राइट हैं, केवल ये वाला छोड़ के। बोलता है कि वाटर लॉगिंग से जो खेत है वो और प्रोडक्टिव बन जाता है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं बनता, आपके पास उल्टा सड़ा गला देता है, तो ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, पहले का मतलब क्या है? सीपेज ड्रेन जो होती हैं आपके पास वहाँ पर वाटर लॉगिंग, यस, क्योंकि सीपेज ड्रेन से हम पानी को बाहर निकाल फेंकते हैं। द वाटर टेबल फॉलोज द ग्राउंड सरफेस, वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस के पैरेलल ही जा रहा होता है क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट है। एट द वाटर टेबल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज 0, बिल्कुल राइट। पानी जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पर पानी का प्रेशर 0 ही होगा, उसके नीचे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ये आपके तीसरे स्टेटमेंट के कहने का मतलब है। और टोटल यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी हमारा राइट आंसर होगा। चलो नाउ नेक्स्ट, अ कैनल इज टू बी कैरीड, अ कैनल इज टू बी कैरीड, रिवर के ऊपर से पास करवाना है। नॉर्मल स्ट्रक्चर आपके पास क्या बनेगा? नॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगा आपके पास यहाँ पर एक्वीडक्ट, आप यहाँ पर बोलेंगे। अगर वो इतना बस बोलता है कि एक स्ट्रक्चर दूसरे से ऊपर से जा रहा है तब हम उसको क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बोल देते हैं। बट आपके पास यहाँ पर क्या होगा? उसने नाम लिया कि कैनल को पास करवाना है नेचुरल ड्रेनेज के ऊपर से, तो आपके पास वहाँ पर एक्वीडक्ट राइट आंसर होगा। अब आप बोलोगे सर साइफन एक्वीडक्ट भी तो हो सकता है, कहाँ लिखा है उसमें? ऑप्शन में कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा। और जब कहीं नहीं लिखा तो आंसर हो गया। अगर वो साइफन एक्वीडक्ट लिखता ऑप्शन में तो इस बात का जिक्र करता कि वाटर ग्रेविटी के थ्रू फ्लो हो रहा है कि कैसे हो रहा है। तो 4 केस होते हैं, याद रखना। कैनल ऊपर, रिवर नीचे, फ्री फ्लो, एक्वीडक्ट। कैनल ऊपर, रिवर नीचे, साइफन फ्लो, साइफन एक्वीडक्ट। आपने यहाँ पर बोला तीसरा कौन सा? आपने यहाँ पर तीसरा नाम दिया कि रिवर ऊपर, कैनल नीचे, नॉर्मल फ्लो, सुपर पैसेज। रिवर ऊपर, कैनल नीचे, साइफन फ्लो, आप बोलते हैं यहाँ पर कैनल साइफन। ये 4 वर्ड आते हैं। सेम लेवल पे मिक्स करते हैं तो उसको लेवल मिक्सिंग बोलते हैं। और अगर आपके पास यहाँ पर सेम लेवल पे मिक्स नहीं करते हैं तब हम आपके पास सेम लेवल मिक्सिंग, और इसी में एक इनलेट आउटलेट कहलाता है। नहीं मिक्सिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाते हैं। चल नाउ नेक्स्ट,
A spring which is formed when the downward passage of groundwater in a permeable deposit is hindered by underlying impervious. स्प्रिंग आपके पास में जब डाउनवर्ड पैसेज ऑफ ग्राउंड वाटर इन अ परमेबल डिपॉजिट इज हिंडर्ड बाई अंडरलाइंग इम्परवियस लेयर, कोई आपके पास वहां पर इम्परवियस लेयर आ जाए, उसकी वजह से जो दिक्कत होती है उसमें आपके पास यहाँ पर कौन सी स्प्रिंग बोलते हैं, उसको आर्टिसियन स्प्रिंग बोलते हैं, कन्फाइंड एक्विफर से ये रिलेट करता है। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट, लाइसीमीटर इज यूज्ड टू, तो आपके पास एक टर्म आता है इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन, इवापोरेशन फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेस, ट्रांसपिरेशन फॉर बिल्डिंग द प्लांट टिश्यू। जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसको इवापो ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, और उसके ही एक मेथड में आता है लाइसीमीटर। लाइसीमीटर आता है, प्लॉट एरिया आता है, इनफ्लो आउटफ्लो स्टडीज आती है, कुछ डायरेक्ट इक्वेशंस हैं, जैसे ये ब्लेनिक-रेडियल इक्वेशन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये होगा आपका Kp/40 इंटू 1.80 प्लस 32, ये आपके पास होता है ब्लेनिक-रेडियल इक्वेशन, पढ़ के रखना है क्योंकि एग्जाम में आपके पास वहां पर ये पूछा जाता है, इतनी आपके पास यहाँ पर बात है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर और आगे चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू खोसला थ्योरी, अभी जिक्र किया था कि खोसला जी ने बोला था कि अगर आपने डाउनस्ट्रीम एंड पर शीट पाइल वॉल प्रोवाइड नहीं करवाई तो एग्जिट ग्रेडियंट हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, एग्जिट ग्रेडियंट हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, एग्जिट ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसीलिए डाउनस्ट्रीम एंड पर शीट पाइल वॉल हमारे पास कंपलसरी होती है। इन्होंने एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला भी दिया था फॉर्मूला h/d इंटू 1/पाई अंडर रूट लैम्डा, वेयर लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2, वेयर अल्फा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या आता है, अल्फा इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर b/d हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इतनी आपके पास यहाँ पर पिक्चर। नाउ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड इन द फील्ड। अभी जिक्र किया था वाटर स्टोर्ड इन द रूट जोन, क्वांटिटी ऑफ वाटर एक्चुअली डिलीवर्ड, तो आपके पास स्टोर्ड इन रूट जोन ऊपर गया, वॉल्यूम डिलीवर्ड टू द फील्ड नीचे गया। किस चीज का रेशियो होता है? एप्लीकेशन एफिशिएंसी का रेशियो होता है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट, फील्ड कैपेसिटी दी है हमारे पास, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट दिया है, अवेलेबल वाटर, तो आपके पास यहाँ पर देखो ये होता है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, ये होता है फील्ड कैपेसिटी, इसको बोलते हैं अवेलेबल वाटर, इसको बोलते हैं नॉन अवेलेबल वाटर। अवेलेबल वाटर में भी दो होते हैं, एक होता है रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, ये होता है नॉन रेडली अवेलेबल मॉइस्चर, और OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से हम इसको क्या करते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट से हम इसको अलग अलग करते हैं। क्वेश्चन में अवेलेबल वाटर पूछा था, अवेलेबल वाटर विल बी FC2 फील्ड कैपेसिटी, दिस इज योर 30, दिस इज योर 12, 30 और 12 का डिफरेंस कितना, 18% हमारे पास आंसर हो जाएगा। गॉट इट? चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर वेटेड पेरीमीटर ऑफ रिजाइम चैनल 100 क्यूमेक्स। अब देखो आपके पास यहाँ पर लेसी का फॉर्मूला क्या था, 4.75 अंडर रूट क्यू, तो आपके पास यहाँ पर ये पेरीमीटर का फॉर्मूला था 4.75, ये डिस्कस किया था अभी। आपके पास 110 आ गया, तो यहाँ पर 47.5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पर हो जाएगा। गॉट इट एवरीवन? चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन, द सेंसिटिविटी ऑफ अ रिजिड मॉड्यूल। तो जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है सेंसिटिविटी, क्या होता है, चेंज इन द डिस्चार्ज इन द आउटलेट डिवाइड में चेंज इन द डिस्चार्ज इन द डिस्ट्रीब्यूटरी। प्रोपोर्शनलिटी क्या है, अगर सेंसिटिविटी 1 तो प्रोपोर्शनल, ग्रेटर देन 1 तो हाइपर प्रोपोर्शनल, लेस देन 1 तो सब प्रोपोर्शनल। आपके पास यहाँ पर ये फ्लेक्सिबिलिटी था, सॉरी ये फ्लेक्सिबिलिटी है उल्टा बोल दिया। फ्लेक्सिबिलिटी का वैल्यू इक्वल 1 तो प्रोपोर्शनल, ग्रेटर देन 1 तो हाइपर और लेस देन 1 तो सब प्रोपोर्शनल। आपके पास यहाँ पर अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन द डिस्चार्ज इन द आउटलेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी, तो इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। नाउ 4 टाइप के मॉड्यूल आपके पास, 3 टाइप के मॉड्यूल होते हैं, नॉन मॉडुलर, सेमी मॉडुलर और तीसरा आते हैं मॉडुलर। ना डिस्चार्ज डिपेंड करे आपके, ना डिस्चार्ज डिपेंड करे वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी एंड वाटर कोर्स दोनों, तो उसको बोलते हैं मॉडुलर आउटलेट। डिपेंड नहीं करता है इसलिए रिजिड होता है, और रिजिड होता है तो उसकी सेंसिटिविटी 0 होती है। तो सेंसिटिविटी ऑफ अ रिजिड मॉड्यूल आपके पास यहाँ पर क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है। इसमें दोनों पे डिपेंड करता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटरी पे डिपेंड करता है, आउटलेट पे डिपेंड नहीं करता। इतनी कुल मिला के बाद वाटर कोर्स पे डिपेंड नहीं करता, इतनी कुल मिला के बाद।
द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर देखने को मिलता है, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन लेवल ऑफ वाटर सरफेस। लेवल की जब बात आ जाएगी तो राइट आंसर क्या होगा आपके पास यहाँ पर, सेंसिटिविटी हमारे पास राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा हमारे पास, सेंसिटिविटी विल बी द राइट आंसर हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास में इतनी आपके पास यहाँ पर बात है, इतनी आपके पास यहाँ पर बात है, और सब्जेक्ट के साथ और क्वेश्चंस के साथ वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।